साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के चलते लगभग सभी विभागों में वैकल्पिक व्यवस्थाएं संचालित है। न्यायपालिका भी अति आवश्यक प्रकृति के मामलों में जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुनवाई कर रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना में प्रदेश की सभी अदालतों में 5 फरवरी तक वर्चुअल सुनवाई के आदेश हो रखे हैं, जिसकी पालना यूं तो पूरे राजस्थान में हो ही रही है, लेकिन अजमेर के जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी स्वन्य इस व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से संचालित करने में लगे हुए हैं। विगत 2 माह पूर्व ही भाटी ने अजमेर जिले के जिला एवं सेशन न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था। तब से ही उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना प्रारंभ कर दिए, जिसके चलते अजमेर जिले की जजशिप में 2 महत्वपूर्ण नवाचार देखने को मिल रहे हैं। न्यायालय परिसर की दशा व दिशा भी बदली दिखाई दे रही है। एक और जहां जिले के न्यायिक अधिकारियों की मीटिंग के लिए वीसी रूम बनाकर उनके साथ प्रत्यक्ष संवाद किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अधिवक्ताओं, मुंशियों और पक्षकारों को न्यायालय से संबंधित मुकदमों की प्रतिलिपियां सुलभता से मिलने लगी है। इसके लिए प्रतिलिपि विभाग से नकल के संबंध में ऑनलाइन सूचना देने हेतु व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ होकर अजमेर जिले की न्यायिक व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई से संबंधित मामलों के बारे में आज प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के चलते जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य न्यायिक परिवार सहित न्यायालय में आने वाले पक्षकारों की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करना उनकी ड्यूटी में शामिल है। इसलिए उन्होंने कोविड प्रभारी के रूप में अपर जिला न्यायाधीश कौशल सिंह व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी गोयल को सह प्रभारी नियुक्त कर रखा है, जो न्यायालय परिसर का निरीक्षण करते हुए गाइडलाइंस की अक्षरशः पालना करवाते हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता चरणजीत सिंह ओबरॉय ने बताया कि जब से जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कार्यभार ग्रहण किया है, तब से वो न्यायिक नवाचार में लगे हुए हैं। वर्तमान हालातों में भाटी के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अति आवश्यक मामलों में सुनवाई के साथ साथ अधिवक्ताओं व न्यायिक परिवार की सुरक्षा भी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश खुद दिन में 2 बार न्यायालय परिसर का निरीक्षण करते हैं। साथ ही साफ सफाई व कोविड मामलों के संबंध में उन्होंने अपर जिला न्यायाधीश कौशल सिंह को जिम्मेदारी दे रखी है, जो बार अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ तथा सचिव संजय गुर्जर के साथ न्यायालय परिसर का निरीक्षण करते हुए उचित दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर न्यायालय परिसर में कोविड गाइडलाइंस की पूर्णतया पालना की जा रही है तथा पक्षकारों को न्याय रूपी मंदिर के माध्यम से आमजन को सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय भी मिल रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता ओबरॉय ने कहा कि जिला जज भाटी बार व बेंच को एक सिक्के के 2 पहलू मानते हुए काम कर रहे हैं। वो अधिवक्ताओं की गरिमा का भी ध्यान रखते हैं, साथ ही अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को भी इसी अनुरूप कार्य करने के निर्देश देते हैं। उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश ने न्यायिक कर्मचारियों को भी निर्देशित कर रखा है कि वो अधिवक्ताओं का कीमती समय खराब नहीं करें। उनकी फाइलों में जो काम होना है वो तुरंत करें। इस प्रकार जिला जज भाटी के कार्यकाल में न केवल परिवार सुरक्षित है, वरन आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय भी मिल रहा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते सभी विभागों में वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है। उसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था न्यायपालिका में भी चल रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से सभी अधीनस्थ न्यायालयों में 5 फरवरी तक वीसी के माध्यम से ही अर्जेंट मामलों की हियरिंग हो रही है। और इसी प्रकार से अजमेर जिले में जो बेहतरीन व्यवस्था है, अभी कुछ समय पहले से ही जब से जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी जी ने कार्यभार संभाला, उसके बाद से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और कोर्टों में जो साफ़ सफाइयाँ देखने को मिल रही है, काफ़ी चीज़ें परिवर्तन के रूप में जो देखी जा रही है, उसी के संबंध में मैं आज आपकी बात करवा रहा हूँ हमारे आदरणीय डीजे साहब आदरणीय मदन लाल भाटी जी से, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो व्यवस्था है आपके माध्यम से पूरे जिले को दी जा रही है, किस प्रकार से अर्जेंट हियरिंग के मामलों में लोगों को न्याय मिल रहा है। काफ़ी सारी मैं बात करवा रहा हूँ आपके आदरणीय भाटी साहब से। सर प्रणाम, बताइए सर।
सर, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपने रिविजन भी डिसाइड की है, अपीलें भी डिसाइड की है, तो क्या ये पूरा जिले में सभी न्यायिक अदालतों में हो रहे हैं सर ये काम? देखिए, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्चुअल पैटर्न पे जो हियरिंग कर रहे हैं हम, ऐसे सारे केसेस जो हियरिंग किए जा सकते हैं, फाइनल हियरिंग है, रेडी फॉर हियरिंग है, उन केसेस में हम वर्चुअली सुन रहे हैं। हमने अरेंजमेंट ये कि कोई भी एडवोकेट जो सुनवाई चाहता है, केस में अर्जेंट हियरिंग करना चाहता है, उन दोनों एडवोकेट्स की कंसेंट से, दोनों की सुविधा के अनुसार वो उनके रेजिडेंस पर अपने ऑफिस में अपनी सुविधाजनक ढंग से हम उनको लिंक प्रोवाइड करते हैं। सुनवाई से आधा घंटा पहले उनको टाइम स्लॉट देते हैं और फिर हम उनको सुनते हैं। जहाँ कहीं भी उनकी असुविधा है, अगर वो उनके यहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं है या और इशू है, उसमें हम सर्वर रूम में बुला लेते हैं उनको, यहाँ हमारे यहाँ हम उनको बैठाने की व्यवस्था करते हैं, हमारे नेटवर्क को हम उनको यूज़ करा के और हम जो वीसी करते हैं। सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे ढंग से वीसी कर रहे हैं और वीसी से अभी केसेस तय भी हो रहे हैं। सर, जो फिजिकली अपीयरेंस जो एडवोकेट्स की होती है और उसके एवज में जो व्हीकल की व्यवस्था की जा रही है, तो क्या काम का लगभग उतना ही रह रहा है या कुछ काम कम हो रहा है सर? देखिए, वर्चुअल हियरिंग में बेसिकली जो केसेज अर्जेंट नेचर के हैं, स्टे मैटर्स है या बेल मैटर्स है, वो तो वर्चुअली हो ही रहे हैं। अब जहाँ पर कोई केस कंटेस्टेड है और दोनों एडवोकेट्स और पार्टीज रेडी है, तो उनका केसेज रेडी फॉर हियरिंग है और वो सुना जाए, तो मैंने यहाँ ऑफिसर्स को सबको कह रखा है और ये पैटर्न बना रखा है कि अगर कोई कंटेस्टेड केस में भी रेडी है कोई, तो वर्चुअल उनको सुनो, लेकिन उनके मेल के थ्रू रिटर्न सबमिशन भी ले लो, ताकि लंबी बहस होती है तो उनकी बात को वो पूरी बात अगर कह नहीं पावे तो सप्लीमेंट कर ले ओरल आर्ग्यूमेंट से थ्रू वीसी और रिटर्न सबमिशन दे दे। तो हम उसको ऑफिसर्स को कह रखा है भी कि इसको लेके इस तरीके से भी करो। कोई भी केस ऐसा है जो रेडी फॉर हियरिंग है, जिसमें पार्टी दोनों चाह रही है, क्योंकि इसमें दोनों का मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन है कि जहां पर कोई पार्टी दोनों में से एक भी रेडी नहीं है। अब जैसे कोई केस फाइनल आर्ग्यूमेंट में क्रिमिनल केस है और उसके अंदर अगर एक्यूज नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस में वकील कहेगा भाई मुलजिम है ही नहीं, मेरे पास हाजिरी माफी नहीं है, और तो फिर आप उसके 437A के जो बेल बॉन्ड्स है हायर कोर्ट के अंदर अपीयरेंस के, वो नहीं ले सकते हम। और अगर कन्विक्शन है तो फिर उसको सेंटेंस पे सुनना पड़ेगा, तो एक्यूज फिर भी चाहिएगा। तो ये थोड़े जो प्रॉब्लमेटिक है, जो मैटर नहीं हो सकते सुनवाई में वर्चुअली, तो उसको हम अवॉइड करके और जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन में जो कैसे जुडिशियल कस्टडी में या डायरेक्शन की फाइलें थी, उसमें भी हमने वर्चुअली वीसी के थ्रू एविडेंस भी रिकॉर्ड कराई है मैंने SC/ST कोर्ट में। यहाँ हमारे यहाँ हमने जो विटनेस को सर्वर रूम में, हमारे वीसी रूम में, वीडियो स्टूडियो में बैठाया, सिस्टम ऑफिसर को डायरेक्शन दी और हमने इजीली और कंफर्टेबली प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कोर्ट को, एडवोकेट्स को, बाकायदा सबको कंफर्टेबली हमने रखा और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आम आदमी को इस जो समय में जो कोरोना का माहौल चल रहा है, केसेज आ रहे हैं, उसमें वर्चुअल जो मैनर है, ये मैनर किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में नहीं हम कि भाई वर्चुअल में हम केस नहीं सुनेंगे या बहुत कम सुनेंगे। हम तो पूरी तरह तैयार हैं। सवाल है कि लोगों को थोड़ा सा इस पे कंप्यूटर से भी होना पड़ेगा। अब टाइम इस तरह का है, कोई ये नहीं कह सकता कि 2 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा या कोई वेव और नहीं आएगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता। नोबडी इन पोजीशन टू से सच टाइप ऑफ थिंग। That's why therefore we all have to fight with the corona by using the social distancing, by using the sanitizer, by using the mask. Everything will be there. सर, काफ़ी एडवोकेट्स इस बात की भी डिमांड कर रहे हैं कि इस वर्चुअल जो हियरिंग है उसको रेगुलर भी कर देना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, कि एडवोकेट चाहे तो फिजिकल अपीयरेंस दे हुए और चाहे तो वर्चुअल अपीयरेंस दे हुए। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि हाइब्रिड जो मैनर है, वो मैनर ये कहलाता है कि फिजिकली और वर्चुअल दोनों है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं सर। अब हम जो कोई काम, कोर्ट जो काम करती है, कोर्ट की फंक्शनिंग कैसे होगी, इट इज कम्प्लीटली विद इन द डोमेन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट जैसे सर्कुलर जारी करती है, जो सिस्टम बनाती है, अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में कम्प्लीटली ओनली वर्चुअल मोड से ही सुना जा रहा है, हाइब्रिड अभी नहीं हुआ है। हमारा भी वर्चुअल मोड तक है, 5th तक। अब देख रहे हैं इसमें पीछे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, स्टाफ की भी जो उन्होंने सीलिंग कर रखी है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, उसके कंसोनेशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने
सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके तहत ही रह के हम सभी को काम करना होता है। उसमें जजेज भी वैसे ही करते हैं और एडवोकेट्स भी वैसे ही करते हैं। जज जो स्थिति थोड़ी सुधरेगी, केसेस कम होने शुरू होंगे तो वापस हाइब्रिड हो जाएगा। जहाँ बिल्कुल खत्म सा होगा तो वहाँ वापस फिजिकली कर लेंगे। तो जैसे जैसे स्थिति सुधरेगी वैसे वैसे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के निर्देशानुसार वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 मार्च को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। सचिव श्री जाट ने बताया कि दिनांक 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के क्रम में आज दिनांक 29 जनवरी को जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में किया। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रामपाल जाट द्वारा सभी न्यायालयों के लंबित प्रकरण व राजीनामा योग्य प्रकरणों के क्रम में जानकारी रखी गई। जिला न्यायाधीश द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक राजीनामे योग्य प्रकरण चिन्हित कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में एनआई एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी व अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण, इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में दांडिक शमनीय प्रकरण, एनआई एक्ट के प्रकरण, MACT के प्रकरण, बिजली, पानी व अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, अन्य तथा अन्य सिविल प्रकरणों को राजीनामे से निस्तारण हेतु चिन्हित किया जाकर उनके अधिक से अधिक राजीनामे के माध्यम से निस्तारण का प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए गाइडलाइन की पालना करते हुए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। इस बार रेवेन्यू अदालत में लंबित स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण, सुखाधिकार संबंधी प्रकरण, रास्ते संबंधी प्रकरण, जमाबंदी में प्रविष्टि से संबंधित राजस्व प्रकरण, सेटलमेंट संबंधी प्रकरण भी सम्मिलित होंगे। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, सामुदायिक संगठनों, चैरिटेबल ट्रस्टों व जनसेवकों का भी सहयोग राष्ट्रीय लोक अदालत में लिया जाएगा। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने पेंडिंग व प्री लिटिगेशन मामलों के लिए बैंक व वित्तीय संस्थानों के समन्वयकों के साथ बैठक ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। समझा दे भाई तेरी सिविल ठीक रहेगी, तेरे और लोन मिल जाएगा, तेरे को 1.5 गुना मिल जाएगा। और ये सारी बातें क्या है कि आपकी एक बात नहीं मानेगी। अब मैं बताऊँ सीधा सा जाके कहता है कि बकायेदार को चाहे पैसा हो तो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देना ही नहीं अभी तो गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है, क्या पता क्या हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा जहाँ भी कोई लग रहा है कि 10-20 बकायेदार हैं, थोड़ा ठीक गाँव लग रहा है, तो वहीं पर अपना क्या है कि कैनोपी लगा दें। सर घोषणा ही है, वो अभी इम्प्लीमेंट भी होगी। देखो मैं बताऊँ आपको, इम्प्लीमेंट इस घोषणाओं के चक्कर में बकायेदार इतने नुकसान में जा चुके, जो अगर मान लो वो पहले ही ऐसा ही कर लेते तो वो तो फायदा उनको वैसे ही मिल रहा था। एक किसान ने 3 लाख का ऋण उठाया, अब एक बैंक मैनेजर ने भेजा मेरे को, तो फॉर्मूला भेजा, वो फेसबुक में वायरल भी हो रहा था, शायद सोशल क्या मतलब उसने भी किसी और से लिया हो कि 3 लाख का ऋण लिया है। अगर 3 लाख का ऋण 3 साल के लिए जब वो टाइम पे दे रहा KCC वाला, तो उसका 48,000 बैठता है। 8 चौक 48 मतलब 48,000 बैठता है उसका पूरा, 3,48,000 का होगा। अगर उसने चुकता नहीं किया तो वो ब्याज चला गया। पहले साल वो तो 4% 3% गवर्नमेंट जमा करा, 4 से 7 तो हो ही गया, दूसरे साल वही 9% हो गया, तीसरे साल वही 11% हो गया, ऐसे करके 12% 14% हो गया, पेनल्टी हो गई, सारा हो गया, बैंक तो सारा जुड़ेगा और फिर उसकी रिकवरी निकलेगी। डिफॉल्टर तो वो खुद है। तो जहां उसको 3,48,000 में काम चल रहा था। खेल मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देश पर मंत्रालय के सदस्य अशोक कुमार जाट कराटी द्वारा अभिनय में शांति मार्च व कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। जाट ने बताया कि आज उपखंड अधिकारी संजू मीना से मीटिंग कर सभी विषयों पर चर्चा की, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए समाज में जागरूकता हेतु पैदल शांति मार्च के जरिए प्रयास किए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम की परमिशन उपखंड अधिकारी से ले ली गई है व सभी कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा।
उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपजिला मजिस्ट्रेट व भिनाय उपखंड अधिकारी महोदया संजू मीणा व तहसीलदार भीमराज परिहार, थानाधिकारी महावीर मीणा, एडवोकेट पत्रकार मनोज आहूजा, एनसीसी व एनएसएस के साथ ही खिलाड़ियों की टीम भाग लेगी। पुलिस थाना भिनाय में नाबालिग लड़की की ओर से दर्ज मुकदमे के आरोपी हंसराज पुत्र लादूराम जाट निवासी जालिया द्वितीय को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से पोक्सो 1 की अदालत द्वारा रिहाई आदेश जारी किया गया। आरोपी हंसराज जाट के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने पुलिस थाना भिनाय में दिनांक 2 दिसंबर 21 को रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि आरोपी 5 साल से उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करता आ रहा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 1 दिसंबर को उसके मामा के घर में दीवार फांदकर अंदर आकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। हंसराज ने उनको भी जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस थाना भिनाय ने उक्त रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे केंद्रीय कारागृह में भेजा गया। आरोपी की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, रविंद्र पालीवाल व इमरान खान ने जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जमानत आवेदन पर बहस करते हुए तर्क दिए कि आरोपी निर्दोष है, उसे रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। आरोपी पैर से विकलांग है, जिसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। आरोपी पूर्व में सिद्धदोष अपराधी नहीं है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़ ने जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय में जमानत मुचल के प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिसकी पालना में जमानत मुचल के पेश करने पर पोक्सो 1 न्यायालय ने आरोपी का रिहाई आदेश जारी किया। निकटवर्ती पड़ांगा के ग्राम सौंदर्यीकरण की खुशबू दूर तक फैलने लगी है। सोमवार 24 जनवरी को प्री वेडिंग शूट डेस्टिनेशन के लिए उभर सकता है पड़ांगा संबंधी जानकारी की भास्कर में प्रकाशित मंडे पॉजिटिव खबर का असर इसी सप्ताह वीकेंड पर देखने को मिला, जब फूलिया कला से प्री वेडिंग शूट करने दूल्हा दुल्हन कुलदीप विशाखा सहित फोटोग्राफर पड़ांगा पहुंचे और दिन भर विभिन्न लोकेशन पर फोटो शूट किए। मनीष कुमार ने बताया कि फूलिया निवासी उनके रिश्तेदारों ने भास्कर की खबर पढ़कर उनसे प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए पड़ांगा आने की इच्छा व्यक्त की, जिसके लिए शनिवार को सपरिवार पड़ांगा पहुंचे, जहां ग्राम के विभिन्न सौंदर्य प्रतिमानों के साथ दिन भर फोटो शूट किए तथा देर शाम रंग बिरंगी लाइटिंग की रोशनी में भी फोटो सेशन चला। इस दौरान दूल्हे के माता पिता उर्मिला देवी तथा केदारमल छिपा, भाई बहन निखिल तथा निकिता, दुल्हन के भाई शुभम, फोटोग्राफर शंभू प्रकाश कुमावत एवं मनोज कुमावत उपस्थित रहे। महंगी बाइकों का शौक ऐसा कि युवक को कम उम्र में ही शातिर बाइक चोर बना डाला और अपने शौक पूरा करने के लिए युवक महंगी व बेशकीमती बाइकों की चोरी करने में मास्टरमाइंड बन गया, वो भी महज 23 साल की उम्र में ही। जी हां, हम बात कर रहे हैं केकेडी के निकटवर्ती ग्राम कुमावतों का नया गांव के रहने वाले आरोपी नंदलाल उर्फ नंदा कुमावत की, जो अब केकेडी सिटी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। महंगी बाइकों के शौक को पूरा करने के लिए युवक ने रॉयल एनफील्ड, पल्सर, RN5, अपाची जैसी महंगी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया, मगर इस शौक के चक्कर में अब युवक को जेल की हवा खानी पड़ रही है। केकेडी सिटी पुलिस ने शनिवार को चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए नंदलाल पुत्र हरचंद कुमावत को गिरफ्तार कर लिया है। शक के आधार पर संदिग्ध मानते हुए जब पुलिस ने आरोपी कस्टडी में लिया तथा आरोपी पूछताछ की करी तो एकाएक पुलिस भी हतप्रभ रह गई, जब आरोपी ने इतनी कम उम्र में ही एक नहीं बल्कि चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और एक नहीं बल्कि प्रदेश के कई थानों में आरोपी के खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज है। केकेडी सिटी पुलिस ने शहर में बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के बीच अजमेर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया। इस दरमियान पीड़ित केसरपुरा निवासी सांवरलाल पुत्र जोधाराम गुर्जर ने केकेडी सिटी में मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले को लेकर गठित विशेष टीम ने पड़ताल की तथा सीसीटीवी कैमरे खंगाले तथा संदिग्धों से पूछताछ की तो आरोपी नंदलाल कुमावत भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई तो आरोपी ने केकेडी, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, सरवाड़ सहित कई शहरों व जिलों में मोटरसाइकिल चोरी वारदातें अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इधर पुलिस ने आरोपी की क्राइम हिस्ट्री खंगाल कर देखी तो पता चला कि आरोपी के खिलाफ अब तक कई थानों में 9 से अधिक मुकदमे दर्ज है तथा आरोपी जमानत पर छूटा हुआ है, जिसने जमानत पर छूटने के बाद फिर से वापस चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। आरोपी ने अपने शौक पूरे करने के लिए महंगी व बेशकीमती गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसमें स्पोर्ट्स व रेसिंग बाइक शामिल थी। फिलहाल आरोपी को केकेडी सिटी पुलिस ने आरोपी की निशानी से 17 मोटरसाइकिल अब बरामद कर ली है।
आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया है, जहां से न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर केकेडी सिटी पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। वारदातों के पर्दाफाश करने के लिए गठित टीम में थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, एएसआई राम सिंह, इंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, कांस्टेबल रामराज, राकेश, शुभकरण, गणेश लाल व मुकेश कुमार शामिल थे, जिन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक हीर सिंह के सुपरविजन में चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों में केकड़ी शहर क्षेत्र से दोपहिया वाहनों की चोरी की जो घटनाएं हुई थी, उनके खुलासा के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर श्री विकास शर्मा जी के निर्देशन में श्री घनश्याम शर्मा जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी और श्री खीम सिंह जी राठौड़ वृत्ताधिकारी वृत्त केकड़ी, उनके निर्देशन में मेरे नेतृत्व में मुझे एसएचओ केकड़ी शहर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिन्होंने लगातार मेहनत करके और सीसीटीवी फुटेज, दोपहिया वाहन चोरों के आपराधिक रिकॉर्ड, इन सब का एनालिसिस करके और कल दिनांक 28/1/22 को नया गांव कुमावत निवासी नंदा उर्फ नंदलाल पुत्र हरचंद कुमावत निवासी कुमावतों का नया गांव पुलिस थाना केकड़ी शहर को गिरफ्तार किया गया है। ये पहले से शातिर चोर है, जिसके विरुद्ध जयपुर शहर में और अन्य स्थानों पर और केकड़ी में करीब 9-10 मुकदमे वाहन चोरी के दर्ज है, जिनमें ये न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। इसको गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की गई और इसकी निशानी से हमारी टीम ने 17 मोटरसाइकिलें से बरामद की है और अन्य वारदातों की संबंध में पूछताछ की जा रही है। हमारे केकड़ी से जो 9 जनवरी 2022 को एक केसरपुरा निवासी सांवरलाल पुत्र जोधाराम गुजर ने एक FIR दर्ज कराई थी कि मेरी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चोरी करके लेके चले गए थे कणौज से, उसको भी बरामद किया गया है। और अन्य वारदातें हुई है क्षेत्र में और केकड़ी सदर, सावर, सरवाड़ इत्यादि में, इनसे संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज मुलजिम को न्यायालय में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया गया है इसको।